एवरीवन, आप सभी का विक्रमांस प्लेटफॉर्म पे मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे इकोनॉमी के करंट अफेयर, राइट। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको इकोनॉमी और इकोनॉमी के करंट अफेयर भी मिलेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। तो चलिए करंट अफेयर की क्लास में देख लेते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या हो रहा है, राइट। कुछ टर्म्स देखेंगे, कुछ फैक्ट्स देखेंगे, इसमें हम देखते हुए करंट अफेयर को देखेंगे। तो वेरी फर्स्ट हमारे पास जो है करंट अफेयर है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आरबीआई एमपीसी मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। उन्होंने क्या किया है, रेपो रेट, अभी बताएंगे रेपो रेट क्या होता है, अनचेंज। द वर्ड अनचेंज को देखेंगे यहाँ पर, अनचेंज क्यों है 6.5% से, ओके। तो ये है, तो मैं आपको ये जो न्यूज लाने का क्या था यहाँ पे मोटिव, ये था कि आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट, जो आरबीआई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो क्या करती है, रिपोर्ट रिलीज करती हैं। वो मंथली रिपोर्ट भी करती है, हर मंथ का रिपोर्ट आता है, प्लस आपके 6 मंथ जिसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बोला जाता है, और एनुअल रिपोर्ट जो कि क्या होता है यहाँ पर एनुअली 1 साल का होता है, ये भी रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। और आप सभी को ये रिपोर्ट पढ़ने चाहिए। कुछ हाइलाइट्स है यहाँ पे, टर्म्स होंगे, मैं एज्यूम करके चलती हूँ कि आपको टर्म्स आते होंगे, फिर भी हम ट्राई करेंगे, राइट। और जो टर्म्स होता है हम उसकी अलग क्लास में भी उसको हम देखेंगे। यहाँ पे रेपो रेट डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया, अनचेंज किया है। अनचेंज मतलब ना ही इंक्रीज किया है ना ही डिक्रीज किया है। अब ऐसा अनचेंज क्यों किया है ये पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में क्या हो रही है, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, सिंपल में वो होता है महंगाई। महंगाई क्या होता है, अगर इकोनॉमी में प्राइस राइज 2 to 6% है तो उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहते। अगर वो अबव 6% हो जाता है तो हम उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, और बिलो 2% हो जाता है तो हम उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। हम करेंगे बहुत अच्छे से, मैं ये टर्म्स को भी आपको समझाऊंगी, राइट। फॉर द टाइम में यहाँ पे क्या होता है, ये होना चाहिए, ना ही 2% से कम होना चाहिए, ना ही 4% से ज्यादा होना चाहिए, राइट। अब तो आप बोल रहे थे 6%, तो अभी 4%। देखिए स्टूडेंट, इकोनॉमी में क्या होता है, लैग वेरिएबल्स होते हैं, जेस्टेशन पीरियड जिसको बोला जाता है, कि आज आप कुछ कर रही हैं उसका इफेक्ट आपको 2 साल बाद दिखेगा, तो लैग होती है, राइट। तो 4% पे ही जो एमपीसी है या फिर मॉनेटरी पॉलिसी है या फिस्कल पॉलिसी है वो काम करना स्टार्ट कर देती है। मॉनेटरी मतलब कि सेंट्रल बैंक, फिस्कल मतलब कि गवर्नमेंट करेंगी। इनके मैक्रो इकोनॉमी वेरिएबल्स होते हैं और इसको यूज करते हैं, अलग अलग इनका काम होता है, राइट। ये समझ आया। तो चले, तो ये पता चल गया इन्फ्लेशन है, इसीलिए क्या किया है यहाँ पे अनचेंज। अब बोले इन्फ्लेशन है तो बढ़ना चाहिए। तो देखिए लास्ट 1 ईयर से हम देखें स्टूडेंट, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन था हमारी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से जो रेट्स हैं वो हाई आपको दिखेंगे, राइट। अभी सीआरआर देखेंगे, एसएलआर देखेंगे, वो रेट्स क्या है, हाई हो गए हैं, ताकि इकोनॉमी में क्या हो जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, ये होता है। तो यहाँ पर अनचेंज क्यों नहीं, डिक्रीज क्यों नहीं किया या इंक्रीज क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारी कंट्री में अब क्या हो गया, इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल कर दिया है। देखते हैं कितना हमने कंट्रोल किया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सीपीआई इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर सीपीआई क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए सीपीआई, जो कि 2014 के बाद हम क्या है, सीपीआई यूज करते हैं। पहले हम क्या करते थे, डब्ल्यूपीआई, और एक पीपीआई भी होता है स्टूडेंट, राइट। तो सीपीआई क्या है, इन्फ्लेशन। अगर हम 22, 23 और 24, माफ कीजिएगा 23 और 24, यहाँ पर बोलते हैं इसको फिस्कल ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। जैसे हमारे साल होते हैं ना, नया साल जनवरी से दिसंबर तक होता है, उसी प्रकार से जो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जो आप देखोगे बजट, वो 1 साल का होता है। और अप्रैल मतलब हमारा जनवरी में स्टार्ट हो जाता है नया साल, इनका अप्रैल से स्टार्ट होता है और जाके क्या होता है दिसंबर में
खत्म होता है, जिसको यहाँ पर देखें तो क्या है 5.4%, मतलब कि यहाँ पर अगर हम 23-24 के फिजिकल तो हम 6% से बिलो आ चुके हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, ना ही डिक्रीज किया है ना ही इंक्रीज किया है। थोड़ा समझ आया? तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है, 1 सालों का बताया गया। 1 सालों को 4 क्वार्टर में डिवाइड किया गया है, Q1, Q2, Q3, Q4, जो कि 3-3 मंथ को डिवाइड किया गया है, राइट? ये है। तो Q2 की बात करें तो 6.4%, Q3 की बात करें तो क्या होता है 5.6%, Q4 की अगर हम बात करें तो 5.2% जो है। यहाँ पे देखिए रिस्क जो था, इन्फ्लेशन का रिस्क जो है बैलेंस हुआ है इंडिया में, अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी में, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है स्टूडेंट, राइट? अगर सीपीआई इन्फ्लेशन अगर हम देखें 24 और 25 मतलब नेक्स्ट ईयर की हम देखें तो यहाँ पर 5.2% प्रोजेक्ट किया गया है। तो मतलब राहत मिल गई है, खतरे से, बोलते हैं ना डॉक्टर की खतरे से बाहर आ गए, तो उस वाला वैसा वाला सिचुएशन हो गया, राइट? ये है स्टूडेंट। तो आपको पता चला सीपीआई, हम सीपीआई को डिटेल में करेंगे ये क्या होता है। गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करता है। जो Q1 होता है वो अप्रैल, जैसे कि हमारा जनवरी से स्टार्ट होता है, तो इनका जो नया साल स्टार्ट होता है वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसको 4 क्वार्टर में डिवाइड किया गया, राइट? चल आगे चलते हैं। ये आपको पता चल गया। तो कभी भी आपसे पूछ सकते हैं 23-24 का सीपीआई कितना है, राइट? प्रोजेक्ट किया गया है, प्रोजेक्टेड है, एस्टिमेटेड है, वर्ड कमिंग, राइट? इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। द वर्ड एस्टिमेटेड मतलब होता है कि कम ज्यादा हो सकता है भाई, ये है, राइट? बजट भी क्या है, एस्टिमेटेड है, प्लानिंग है, राइट? उसी प्रकार से फिर देखिए कि इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर हम ग्रोथ देखें मतलब हमारी कंट्री की ग्रोथ क्या है, जीडीपी को भी देखेंगे, वो क्या है यहाँ पर 6.5% को, जो भी अनचेंज है। फिर अगर Q2 मैंने आपको बताया 1 साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड किया गया है, तो Q2 की बात करें तो FY मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, तो देखें तो वो क्या है यहाँ पर 6.5%। Q3 की बात करें तो 6%, राइट? Q4 की बात करें तो क्या होता है 5.7%। आप सभी का ये सवाल है, राइट? हम मेरे से आप सभी का आपसे सवाल है कि आप मुझे बताएंगे FY24 मतलब क्या होता है। FY मतलब मैंने तो आपको बता दिया फाइनेंशियल ईयर, लेकिन 24 लिखा, इट मीन्स क्या होगा? यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यहाँ पर कि ये इसको हम 23-24 को बोलेंगे, 23-24 को, या फिर 24-25 को बोलेंगे। तो A एंड B जो भी राइट होगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। तो यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ भी देख लिया, जो कि फोरकास्ट किया गया है, इतने % से जीडीपी हमारी इंक्रीज हो सकती है, 6.5%, जो कि अच्छा ग्रोथ है, राइट? ये लेकिन जीडीपी ग्रोथ है, ये डेवलपमेंट नहीं है स्टूडेंट। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जीडीपी ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक, जो भी हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्री में कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, उनको क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। और अच्छे से हम टर्म्स में देखेंगे, अदरवाइज हमारा करंट अफेयर रह जाएगा, राइट? चलिए नेक्स्ट है हमारा रेपो रेट। आरबीआई रेपो रेट आर अंडर। तो देखिए यहाँ पर आ गया सारे टर्म्स, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको स्टूडेंट बताऊंगी और इसको डिटेल में भी मैं आपको एक लेक्चर लेके आऊंगी। तो सबसे पहले है हमारे पास क्या है, रेपो रेट। रेपो रेट है वो 6.50%। ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75%, बैंक रेट जो है 6.75%, फिक्स रिवर्स रेपो रेट क्या है 6.35%, CRR इट मींस कैश रिजर्व रेशो 4.50%, SLR। चलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताती हूँ, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है जानने को स्टूडेंट, राइट? तो देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ CRR से, SLR से। तो CRR मीन्स होता है कैश रिजर्व रेशो, और SLR मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, राइट? दोनों होते हैं।
तो CRR क्या होता है, मान लीजिए कोई भी कमर्शियल बैंक है, राइट, कोई भी कमर्शियल बैंक है तो उसको एक रूल्स रेगुलेशंस RBI का फॉलो करना पड़ता है और उसको अपने टोटल डिपॉजिट का, जो भी उसके पास डिपॉजिट आ रहे हैं, राइट, मान लो एक बैंक है उसके पास हाउस होल्ड, अब हाउस होल्ड ही क्या करता है, सेव करके बैंक में डिपॉजिट करता है और जो फर्म है वही क्या करता है, फर्दर लोन देता है, बैंक जो है फर्म को लोन देता है, राइट, याद रखिएगा। हाउस होल्ड हमेशा सेविंग करता है और फर्म हमेशा इन्वेस्टमेंट करता है, इसको भी टर्म्स को याद रखिएगा। तो इस पे बैंक, तो ये क्या हुआ कि बैंक है, तो एक बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट मतलब हाउस होल्ड से जितने भी उसके आ रहे हैं डिपॉजिट, जिसको बोला जाता है नेट टाइम एंड टाइम लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्यों है, क्योंकि बैंक को हाउस होल्ड को कभी भी लौटाना है, कर्जा है उसके पास, इसीलिए लाइबिलिटीज बोला गया है, राइट। तो ये है, तो यहाँ पर क्या होता है कि CRR कैश रिजर्व रेशियो, मतलब जितना भी उसके पास डिपॉजिट होता है उस डिपॉजिट का 4.50% किसके पास रखना पड़ता है, RBI के पास। तो यहाँ पे RBI याद रखिएगा, RBI SLR होता है, इसको याद रखिएगा, S है, S से सेल्फ याद रखिएगा, मतलब कमर्शियल बैंक को RBI के पास ना रखते हुए खुद के पास रखना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ओके, अब देखिए इन तीनों को साथ में करते हैं, रेपो रेट, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये तीन। रेपो रेट क्या होता है, कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो वो रेपो रेट के फॉर्म में भी ले सकता है, ओके, वो बैंक रेट के फॉर्म में भी ले सकता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के फॉर्म में भी ले सकता है, राइट। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए लेता है तो उसको हम रेपो रेट बोलते हैं, जब वो लॉन्ग टर्म के लिए लेगा तो उसको बैंक रेट बोलते हैं, जब 1 डे और इमरजेंसी टाइम के लिए लेता है तो उसको हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बट इसमें और भी बहुत कुछ है, रेपो रेट को सिक्योर बोला जाता है, बैंक रेट को अनसिक्योर, कैसे हम टर्म्स में देखेंगे, राइट, ये है। फिर आ जाती है यहाँ पर आपका हो गया मार्जिनल, ये हो गया SDF, ये रह गया SDF रह गया और रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए रेपो रेट क्या था, ध्यान से समझिएगा, चीजों को आपने रिलेट करके समझना है, आपको जो टर्म्स है इजीली आपको समझे। रेपो रेट हमने अभी क्या समझा कि जब कमर्शियल बैंक क्या करता है, लोन लेता है RBI से, तो हम उसको बोलते हैं क्या, रेपो रेट बोलते हैं ना स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए जब एक कमर्शियल बैंक लोन लेता है RBI से तो हम उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो इसका उल्टा, रिवर्स मतलब उल्टा, उल्टा कर दोगे तो जब RBI कमर्शियल बैंक से लोन लेगा तो हम उसको रिवर्स रेपो रेट बोल देंगे, राइट। अब बोलोगे मैम क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत मनी सप्लाई होता है, उसको क्या करना है, कम करना है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, लोगों के पास कैश होगा, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी को कम करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करती हैं RBI, उसका उपयोग करती हैं, तो उसको बोल देते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब क्या हुआ, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, सिक्योर, मतलब कि RBI को कुछ सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक के पास रखना पड़ता है। तो ये तो बहुत है, और आप देखोगे कि रिवर्स रेपो रेट कम है, सबसे कम होता है, राइट, सबसे हर रेट से कम होता है। फिर आया 2022 की बात है कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, चीजें वही है, रिवर्स रेपो रेट में क्या है, RBI लोन लेता है कमर्शियल बैंक से, सेम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में भी RBI लोन लेगा कमर्शियल बैंक से, राइट, लेगा, बोरो करेगा, क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। बट रिवर्स रेपो रेट में कोई माफ कीजिएगा सिक्योरिटी रखता है, लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में RBI कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखता, और जिस प्रकार से बैंक रेट है, जिस प्रकार से रेपो रेट है, उसी प्रकार से आपको स्टैंडिंग डिपॉजिट रेट भी दिखेगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको मैंने ओवरव्यू बताया, लेकिन इसको डिटेल में एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगी। तो चैनल पे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। इन्फ्लेशन तो बहुत बार सुना होगा स्टूडेंट, अब आजकल चल रहा है ग्रीडफ्लेशन, राइट। क्या है ग्रीडफ्लेशन, देखते हैं ग्रीडफ्लेशन। अब ये क्या है ना,
इन्फ्लेशन अभी मैंने आपको बताया, जब 2 to 6% हो तो इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। जब कॉन्टिन्यूअस मतलब राइज इन प्राइस होता है और अबव 6% हो जाता है तो हम उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन में क्या होता है स्टूडेंट, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होता है, प्राइस राइज होता है। एक दिन प्राइस राइज को हम इन्फ्लेशन नहीं बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस राइज इन प्राइस को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। ओके, यहाँ मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, इसी वजह से होता है, राइट। इस प्रकार से इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं। अब क्या है इन्फ्लेशन, मतलब कि इकोनॉमी में प्राइस राइज हो रहा है, ग्रीड, ग्रीड मतलब क्या होता है, लालच, लालच की वजह से। और लालच कौन करता है, प्रोड्यूसर करेगा, राइट। एक होता है डिमांड, एक होता है कॉस्ट। आपने सुना होगा डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन होता है और कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन होता है। तो ये प्रोड्यूसर की वजह से, क्योंकि प्रोड्यूसर अपना मार्जिन कॉस्ट ज्यादा रखता है, अपना प्रॉफिट ज्यादा रखता है। वो कैसे, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल से समझिएगा कि मान लो कि किसी का भी 100 रुपए उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा, सारी रॉ मटेरियल लगी, राइट। उसने 20 रुपए मार्जिन कॉस्ट रखा, ठीक है, 120 रुपए उसका सही होता है। लेकिन अगर मान लो कि 100 रुपए उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा और वो 100 रुपए और मार्जिन लगा लेता है, तो 200 रुपए, ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट उसने अपनी मार्जिन रख ली, और जिसकी वजह से प्राइस राइज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन हो तो रही है, लेकिन ग्रीड, लालच की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। अब ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ, तो सुनिए आप। हुआ ये था कि कोविड-19 के दौरान क्या हुआ, रॉ मटेरियल महंगी हो गई। तो प्रोड्यूसर बोलता है कि भाई हमारी रॉ मटेरियल इंक्रीज हो रही है, उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, इसीलिए हम प्राइस को हाई कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, डाटा आया, उसमें बताता है सेल्स क्या होती है स्टूडेंट, जब सेल कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो तभी ग्रीडफ्लेशन देखने को मिला। इट मींस कि जो है सेल कम कर रहे थे लेकिन प्रॉफिट बहुत एक्सेस में, मैं आपको बताऊं एक्सेस में भी ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा मार्जिन कॉस्ट रख रहे थे, और जिसकी वजह से हमारे आजकल ग्रीडफ्लेशन देखना, आप देखते ही हैं कि प्राइस कितनी राइज है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें। तो देखते हैं इसमें पॉइंट्स है हमारे पास कि ग्रीडफ्लेशन होता क्या है। तो ग्रीडफ्लेशन क्या होता है, एक्सेसिव ग्रीड की वजह से, राइट, स्पेकुलेशन होता है कि हम क्या लेते हैं, स्पेकुलेट कर लेते हैं, राइट, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेते हैं, वो होता है। यहाँ पर क्या है, सप्लाई रेदर देन, मतलब कि यहाँ पर ग्रीड की वजह से हो रहा है, ना ही डिमांड और ना ही सप्लाई की वजह से हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये वेज प्राइस नहीं है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हाई होता है इन्फ्लेशन, तो हम उसको वेज प्राइस इन्फ्लेशन बोलते हैं, स्पाइरल होता है। और प्रॉफिट प्राइस क्या होता है, जब वो क्या है, अपनी प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रख रहा है, इस वजह से इन्फ्लेशन देखने। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं और भी क्या है जानने से। तो स्टूडेंट आजकल आप लोग देखते होंगे ये वर्ड बहुत फेमस है, डी डॉलराइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स है क्या, राइट। तो इसमें आपकी मेंस राइटिंग, प्रीलिम्स तो आ ही सकता है, मेंस भी आ सकता है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। तो डी डॉलराइजेशन एक होता है लाइसेंसिंग। लाइसेंस मतलब कि आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको लाइसेंस। डी लाइसेंसिंग मतलब लाइसेंसिंग खत्म हो गया। जब 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई तो लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म हो गई, तो हम डी लाइसेंस कर दिया, राइट। तो जहां पर चीजें नहीं है, तो डॉलर, पहले हम डॉलर का यूज करते थे, अब हमने डॉलर को सब्स्टिट्यूट कर दिया है अपनी डोमेस्टिक करेंसी से, तो इसीलिए हम डी डॉलराइजेशन वर्ड बोलते हैं, राइट। क्या हो गया, हमने अपनी डोमेस्टिक करेंसी से क्या किया है, डॉलर को सब्स्टिट्यूट। मींस जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो हम डॉलर का मिनिमम यूज करेंगे और हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी का हम यूज करेंगे, इसीलिए डी डॉलराइजेशन बोला गया, राइट। ये भी न्यूज में है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम देखेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि आप देख पा रहे हैं। हमने रशिया के साथ, राइट, डील किया, बहुत सारी कंट्री,
कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ। रशिया से हमारा क्या हुआ, हमने डील किया कि अब हम क्या करेंगे, लोकल करेंसी में एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। जब हम पेमेंट करेंगे तो आप अपनी करेंसी में करना, हम अपनी करेंसी में करेंगे, राइट, ये है। उसके बाद रशिया के साथ इतना नहीं हो पाया क्योंकि हम वहां से इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। लेकिन हमारी फिलहाल ही यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ डील हुई है और यहाँ पे हम क्या हो रहा है, दोनों तरफा है, हम एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट दोनों करते हैं स्टूडेंट, राइट, इस प्रकार से। तो इंडिया क्या कर रहा है और यूएई लोकल करेंसी अक्रॉस द बॉर्डर, बीओपी में आप पढ़ेंगे कि जब है। और मान लो कि 1991 जो है एलपीजी पॉलिसी, हमारी जो करेंसी इकोनॉमी क्राइसिस में क्यों गई थी, क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं था। और तब ये वाला सिस्टम होता तो क्या होता, हम क्राइसिस में नहीं जाते। तो इस प्रकार से तो हमने डॉलर को सब्स्टिट्यूट किया है अपनी करेंसी से। तो यहाँ पर देखिए वर्ड लिखा हुआ है, रिप्लेसिंग द यूएस डॉलर विद ऑल्टरनेटिव करेंसी, राइट। आपके दिमाग में भी क्या होता है, जब भी आपको फॉरेन जाना होता है सबसे पहले भाई करेंसी को कन्वर्ट करो, तो वही चीज होती है, राइट, ये है। तो देखिए कमोडिटी ट्रेडिंग, जब हम कमोडिटीज को एक्सचेंज करेंगे उसको मर्चेंडाइज भी बोलते हैं, राइट। फॉरेक्स रिजर्व्स मैनेजमेंट हो जाएगा, मोनोपोली जो होती है डॉलर की वो रिड्यूस हो जाएगी। बायलैटरल ट्रेड डील्स, बायलैटरल दो तरफी जो डील्स होंगी यहाँ पर क्या होंगी, डॉलर के अलावा होगी, राइट। इन्वेस्टमेंट इन नॉन डॉलर एसेट, हम कोई और एसेट, अभी हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास डॉलर ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वहां पे हर जगह ये एक्सेप्टेबल है, ये ट्रांजेक्शन में यूज होता है। तो द वर्ड डी डॉलराइजेशन, इसकी हम मीन्स राइटिंग भी करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे जो है, अब देखो ये पिछले मंथ में जो रिपोर्ट आई थी, तो सीआरआर हमने अभी पढ़ा कि जो कमर्शियल बैंक होता है स्टूडेंट, अगर कोई भी कमर्शियल बैंक है तो उसके पास जितनी भी डिपॉजिट्स आती हैं, मान लो कि हाउस होल्ड की सेविंग्स डिपॉजिट आती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज। क्यों, क्योंकि कमर्शियल बैंक को उसको लौटाना पड़ता है, राइट, ये समझ आया। तो क्या होता है, वो किसके पास रखता है, कुछ अमाउंट जो कि डिसाइडेड बाय आरबीआई, डिसाइडेड बाय कौन करता है, आरबीआई। तो आरबीआई के पास, आरबीआई डिसाइड करती है कितना परसेंट आपने अपने टोटल का हमारे पास रखना है, उसको हम सीआरआर बोलते हैं। लेकिन पिछले मंथ में क्या था, इंक्रीमेंटल सीआर। तो द वर्ड इंक्रीमेंटल क्या है सुनिएगा, होता क्या है इसमें कि हुआ क्या कि आप लोगों ने देखा होगा कि 2000 के जो नोट है अब वो सर्कुलेशन में नहीं होंगे, ऐसा रूल्स आया। तो लोगों ने क्या किया, अपने जो भी 2000 के नोट्स थे वो बैंक में जाके डिपॉजिट, तो बैंक के पास बहुत ज्यादा मनी हो गया तो वो लोन देने लगी। और ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, राइट, इन्फ्लेशन ऑलरेडी है। अगर वो लोन देती है तो उनके पास और भी पैसा आता है, और पैसा आता है तो लोग क्या करेंगे, कैश होगा, जितनी लिक्विडिटी उतनी डिमांड करेंगे, और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन राइज हो जाता है। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कि वो लोन ना दे, तो इंक्रीमेंटल, तो नाम से ही समझ आ रहा है क्या, इंक्रीमेंटल मतलब कि सीआरआर का इंक्रीमेंटल मतलब कि आपने 10% अपना क्या करना है, टोटल डिपॉजिट का किसके पास, आरबीआई के पास रखना है। तो ये इंक्रीमेंटल हो गया, राइट। तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, शेयर बैंक्स टोटल डिपॉजिट कहाँ पे रखना पड़ता है, आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है एज अ रिजर्व, और ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश, याद रखिएगा कैश, ओनली इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, नाम कैश और कैश से याद रखिएगा। ये क्या होता है, एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ओके, ये आपने याद रखना, ओके। चलिए तो ये आपको समझ आ गया। चल नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट न्यूज है कि इंडस्ट्रियल जो है प्रोडक्शन ग्रो डिप मतलब 3 मंथ्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया है, ग्रोथ कम हो गई है क्या, इंडस्ट्रियल का 3.7% से।
तो ये क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है ग्रोथ? अब देखिए, जीडीपी मेजर करना है कि आपकी कंट्री में इनकम कितनी है। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए मैंने बताया आपको क्या है, वो इन्फ्लेशन को मेजर सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई है, पीपीआई है, राइट। उसी प्रकार से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को मेजर करने के लिए एक इंडेक्स क्या होता है, बहुत सारे प्राइजेस को मेजर किया जाता है, देखा जाता है, राइट। तो इंडिया क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल, जिसको आईआईपी भी बोलते हैं, राइट। इसको क्या बोलते हैं, आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर तो 3.6% से क्या हो रहा है, यहाँ पर मैन्युफैक्चर सेक्टर्स को जो हो रही है, गिर रही है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चर सेक्टर से डिक्लाइन हो रही है, गिर रही है, तो मैन्युफैक्चर। तो सेकेंडरी सेक्टर आपको पता होना चाहिए, इसमें इंडस्ट्रीज आती हैं, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट, इस प्रकार से। तो इंडस्ट्रीज में जितनी ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है, तो ग्रोथ डिक्लाइन या इंक्रीज को जो मेजर करते हैं वो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ऐसा ही है। अब देखिए इसको मेजर किया जाता है, इसमें कुछ हाइलाइट्स है जो कि आपने देखना है। तो देखिए आईआईपी क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसको मेजर करता है कि पिछले साल से अब हम इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रही है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, राइट। तो ये देखा जाता है। इसका बेस ईयर, अब बेस ईयर आप जीडीपी भी देखते हैं तो बेस ईयर क्या होता है स्टूडेंट, वो ईयर जहां से हम कंपैरिजन करते हैं। बेस ईयर क्या होना चाहिए, बिल्कुल जहां पर इकोनॉमी क्या हो सके, फ्लक्चुएशन कम हो, राइट, इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन कम हो। एग्जांपल के तौर पे 2020 को हम ले सकते हैं एज अ बेस ईयर, नो, क्योंकि उस टाइम इकोनॉमी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी, राइट। इसी प्रकार से हम 2020 को नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हमने क्या, जो बेस ईयर क्या लेना है, जो क्या हो, स्टेबल ग्रोथ हो, तो बेस ईयर लेते हैं और फिर कंपैरिजन करते हैं कि कितना ग्रोथ किया, चाहे वो जीडीपी हो और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमें देखना है, तो उसमें भी 2011-12। फिलहाल जो बेस ईयर स्टूडेंट सभी का कितना चल रहा है, 2011-12। ना ही बेस ईयर बहुत ज्यादा पुराना होना चाहिए, ना ही पुराना। तो बोलोगे मैम हम 21-22 को लेते, नो, वो करंट ईयर होता है बेस ईयर, राइट, जिसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। चलिए, तो आपको समझ आ गया। तो देखिए बेस ईयर क्या होता है, नंबर 100, अगर 100 से ज्यादा होता है, मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, देखिए यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है कि यहाँ पर 116, राइट, यहाँ पे देखिए 116 है लिखा हुआ है, इट मीन्स कि क्या हो रहा है, 16% का ग्रोथ। अगर 100 से कम होता तो डिक्लाइन। इसको मैं आपको समझाने के लिए लेके आई हूँ कि 100 एक बेस क्या लिया जाता है, वैल्यू लिया जाता है, ओके, इस प्रकार से। अब इसको कौन कैलकुलेट करता है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको कैलकुलेट करती है, उनका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपसे डिपार्टमेंट पूछे तो एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ओके। अगर डिपार्टमेंट पूछे और मिनिस्ट्री पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ओके। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस किस को मेजर करते हैं। तो देखिए मैन्युफैक्चर है, माइनिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये तीनों जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। सब अगर 100 में से वेटेज देखे स्टूडेंट तो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर का, फिर माइनिंग का होता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी का, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो राइट, इससे हम देखते हैं कि कितना ग्रोथ हो रहा है भाई, इंडस्ट्रीज हमारी सेकेंडरी सेक्टर कितना ग्रोथ कर रही है। वैसे भी स्टूडेंट एक बात आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या किया है, प्राइमरी से जंप किया है सेकेंडरी पे। तो बहुत सारी जो फिलहाल गवर्नमेंट की योजना आ रही है वो क्या कर रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए आ रही है, राइट, ये है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। तो ये तीन जो है मेन ब्रांच है, राइट, मैन्युफैक्चर, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। 8 और कोर है, जैसे कि कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, सीमेंट, नेचुरल गैस, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, ये भी सारे हैं, राइट। इसी प्रकार से आपको इनके वेटेज भी पता होना चाहिए, ये भी 100 में से
दिया गया है। तो देखा आपने कि इंडस्ट्रियल में कौन कौन सी चीजों को लिया जाता है। अगर इनका क्या हो रहा है, ग्रोथ, ज्यादा इनकी ग्रोथ हो रही है, इट मींस आपकी आईआईपी ज्यादा दिखाएगी, राइट। मान लो कि 100 से 106 हो रही है तो 6% से ग्रोथ। अगर 100 से डिक्लाइन हो रही है मतलब डिक्लाइन हो रही है। तो इसी प्रकार से हमने देखा। ओके स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बट ये सफर जारी रहेगा। मैं आपके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आऊंगी, तो बने रहे विक्रमास प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बहुत सारे इनिशिएटिव है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।